Okay, students, are you able to see the screen? Yes, ma'am. If you have any problem regarding our previous topics, you can ask me. No, ma'am. No problem. Okay, so we studied about accounts. Account books are burnt, and before that we studied about Buchanan and Bombay Deccan is the heading of this topic. So we completed first paragraph of a new revenue system. We'll continue with this topic 3.2. A new revenue system was introduced by Britishers as British rule expanded from Bengal to other parts of India. New systems of revenue were imposed. The permanent settlement was rarely extended to any region beyond Bengal. अब हमने पढ़ा था कि ब्रिटिश रूल जो है वो फैल रहा था बंगाल से बाहर भी और कुछ हिस्सों में इंडिया के, और वहां पे नए सिस्टम्स जो है रेवेन्यू के वो लगाए गए थे, इम्पोज किए गए थे. परमानेंट सेटलमेंट वाली चीज जो है वो रेयरली आगे तक फैली, वो ज्यादा नहीं फैली आगे तक बंगाल के रीजन से ज्यादा. अब ऐसा क्यों हुआ था, क्या रीजन था, वो सारी चीजें हम इसमें पढ़ेंगे. Why was this so? One reason was that after 1810, agricultural prices rose, increasing the value of harvest produce and enlarging the income of the Bengal zamindars. अब ऐसा क्यों हुआ? इसका एकमात्र कारण ये है कि 1810 के अंदर एग्रीकल्चरल प्राइसेस जो हैं वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई थी, और जो चीजें हार्वेस्ट होती थी यानी कि जो फसल होती थी उसकी कीमत भी काफी ज्यादा बढ़ गई थी. इससे बंगाल जमींदार जो है उनकी इनकम में बहुत मुनाफा हुआ था. अब रेवेन्यू डिमांड जो है वो एक फिक्स्ड अमाउंट पे लिया जाता था परमानेंट सेटलमेंट के तहत. तो कॉलोनियल स्टेट जो है उनको लग रहा था कि अब हम इनसे ज्यादा अमाउंट तो ले नहीं सकते हैं, तो उसके तहत उन्होंने नई चीजें लागू करी हैं. ठीक है. Since the revenue demand was fixed under the permanent settlement, the colonial state could not claim any share of this enhanced income. अब क्योंकि रेवेन्यू डिमांड फिक्स थी परमानेंट सेटलमेंट के अंदर, तो कॉलोनियल स्टेट ज्यादा क्लेम नहीं कर सकती थी इतनी उनकी जो बड़ी हुई इनकम थी उससे. Keen on expanding its financial resources, the colonial government had to think of ways to maximize its land revenue. अब उनको अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो है वो बढ़ाने थे कॉलोनियल गवर्नमेंट को, यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को. इसलिए उन्होंने नए नए तरीके से सोचना शुरू करा भाई कि हम कैसे इनका लैंड रेवेन्यू जो है उसे मैक्सिमाइज करें, कैसे इनसे हम ज्यादा चीजें रेवेन्यू जो है वो इकट्ठा करें, क्योंकि ये तो फायदे में आ रहे हैं. तो इसीलिए उन्होंने नई तरकीब जो अपनाई थी उसमें उन्होंने टेरिटरीज एनेक्स्ड, यानी कि 19th सेंचुरी के अंदर उन्होंने जमीन हड़पना जो है वो कब्जा करना शुरू करा. टेम्पररी रेवेन्यू सेटलमेंट्स जो है वो वहां पर लगाए गए थे. अब वो कैसे किए थे वो हम आगे पढ़ेंगे. So in territories annexed in the 19th century, temporary revenue settlements were made. जब टेरिटरीज उनकी कब्जे में ली गई तो वहां पर टेम्पररी रेवेन्यू सेटलमेंट्स लगाए गए. There were other reasons too, और वहां पे और भी कुछ कारण थे. जब ऑफिशियल्स ने अपनी पॉलिसीज वहां पे लगाई, उनको लगने लगा कि इकोनॉमिक थ्योरीज जो हैं वो काफी फेमिलियर हो गए इस चीज से. तो 1820s के अंदर इकोनॉमिस्ट डेविड रिकार्डो करके एक व्यक्ति हैं जो काफी ज्यादा प्रसिद्ध थे, वो एक तरीके से फेमस थे इंग्लैंड के अंदर. उनके जो तरीके थे, क्योंकि इकोनॉमिस्ट थे, अर्थशास्त्री थे, तो उनको काफी तरीके से आते थे कि कैसे हम नए नए आइडियाज लगा करके चीजों को अपने अंडर कर सकते हैं. उसके लिए काफी ज्यादा फेमस थे और वो भी अपने कॉलेज टाइम से काफी ज्यादा फेमस थे. तो इनके कुछ आइडियाज जो हैं ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने लगाना शुरू करा नई टर्म्स बनाने के लिए 1820s के अंदर. तो वो अब हम लाइन टू लाइन पढ़ते हैं. There were other reasons too. When official devised policies, their thinking is deeply shaped by economic theories they are familiar with. By the 1820s, the economist David Ricardo was a celebrated figure in England. Colonial officials had learned Ricardian ideas during their college years. अब जो बाकी ऑफिशियल्स थे वो तो समझ ही गए थे पॉलिसीज के बारे में. लोगों को लग गया था कि भाई अब तो समझ में आ ही रहा है कि इनकी जो इकोनॉमिक थ्योरीज है वो कैसे शेप लेती हैं. ठीक है. इन्होंने गहन चिंतन मनन किया उस पर. 1820s के दौरान डेविड रिकार्डो, जो कि जैसा मैंने आपको बताया इंग्लैंड का फेमस व्यक्ति था, तो कॉलोनियल ऑफिशियल्स ने इसके आइडियाज लेना शुरू करा. ठीक है. In Maharashtra, when British officials set about formulating the terms of the early settlement in 1820s, they operated with some of these ideas. महाराष्ट्र के अंदर ब्रिटिश ऑफिशियल्स जब सेट हो गए थे और वहां पे वो नई टर्म्स लगा रहे थे, तब उन्होंने नया सेटलमेंट जो लगाया था 1820s के अंदर, उसमें कुछ आइडियाज इसके भी लिए थे डेविड रिकार्डो के, जिनको बोला जाता है रिकार्डियन आइडियाज.
इन दोनों ही पैराग्राफ्स में अगर आपको कोई दिक्कत आई है तो आप लोग अभी पूछ सकते हैं। No, ma'am. No, ma'am. No problem. Okay, so before starting the third paragraph, I would like to give you knowledge about this rentier. Rentier is a term used to designate people who live on rental income from property. अब rentier उन लोगों के लिए यूज किया जाता है, उन लोगों को लिए बोला जाता है जो रेंटल इनकम पे रहते हैं प्रॉपर्टी पर यानी कि किराया देते हैं एक तरीके से प्रॉपर्टी का, ठीक है, उनको बोला जाता है रेंटियर। ये टर्म इसके अंदर आएगी। According to the Ricardian ideas, a landowner should have a claim only to the average rent that prevailed at a given time. Ricardian ideas के तहत एक लैंड ओनर, एक जमीन जिसकी है, वो उसको क्या है, कुछ एवरेज रेंट देना होगा, ठीक है, एक सर्टेन टाइम पीरियड में। When the land yielded more than that average rent, the landowner had a surplus that the state needed to tax. अब जब ये लैंड जिस पे वो रह रहा है, जिस पे ज्यादा फसल होगी, तो उसको जो एवरेज रेंट है उससे ज्यादा जब उसकी कमाई होगी या उसकी इनकम होगी तो उसको कुछ टैक्स देना पड़ेगा स्टेट को। If tax was not levied, cultivators were likely to turn into rentiers. अगर वो ये टैक्स पे नहीं करता है तो जितना भी वो लैंड ओनर है, जो कल्टीवेटर है, उनको क्या करना पड़ेगा, वो रेंटियर की तरह देखे जाएंगे, जो मैंने भी आपको टर्म बताई। And their surplus income was likely be to be productively invested in the improvement of the land. और उनकी जितनी भी surplus income होगी उसको लेकर के वो उन्हीं की जमीन में इन्वेस्ट करेंगे जिससे वो और इम्प्रूव हो, उनके पास नहीं रहेगी मतलब surplus income. Many British officials in India thought that the history of Bengal confirmed Ricardo's theory. अब कई सारे ब्रिटिश ऑफिशियल्स को लगने लगा था उस समय में कि इंडिया के जो हिस्ट्री रही है उसमें बेसिकली जो बंगाल की हिस्ट्री रही है उसमें रिकार्डियो थ्योरी जो है वो अच्छे से चलेगी। There the जमींदार seem to have turned into rentiers, और वहीं पे ये चीज हुई भी थी कि जमींदार जो है वो रेंटियर्स की तरह बन गए थे। लीजिंग आउट लैंड एंड लिविंग ऑन द रेंटल इनकम्स, उनको अपनी जमीन छोड़नी पड़ती थी और या फिर उस पर उनको रेंटल इनकम्स देनी होती थी। It was therefore necessary that British officials now felt to have a different system. इसीलिए उनको लगने लगा ब्रिटिश ऑफिशियल्स को कि अब हमें नया सिस्टम जो है वो लागू करना पड़ेगा। इस पैराग्राफ में अगर आपको कोई दिक्कत आई है तो आप लोग पूछ सकते हैं। No, ma'am. ये इम्पोर्टेंट है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन ये इम्पोर्टेंट पैराग्राफ है, इसको अच्छे से समझना है आपको, ठीक है। The revenue system that was introduced in the Bombay Deccan came to be known as Rayatwari settlement. अब नया जो रेवेन्यू सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था महाराष्ट्र यानी बॉम्बे डेक्कन के अंदर, उसको नाम दिया गया रायतवाड़ी सेटलमेंट। Unlike the Bengal system, the revenue was directly settled with the riot. अब बंगाल सिस्टम की तरह ना होकर के ये रेवेन्यू जो है यहाँ पर डायरेक्टली राइट लोगों के साथ जो है वो सेटल किया गया था। द एवरेज इनकम फ्रॉम डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल वाज एस्टिमेटेड। अब अलग अलग तरीके से उनकी एवरेज इनकम जो है वो सेट की गई थी उनके यहाँ की मिट्टी को जांच करके, ठीक है, कि कितना इस मिट्टी से इनको मिल सकता है, फायदा हो सकता है, उस तरीके से। The revenue paying capacity of the riot was assessed and a proportion of it fixed as the share of the state. अब revenue paying capacity जो है रायत की वो चेक की गई और फिर एक proportion fix किया गया कि इतने % आपको शेयर जो है देना पड़ेगा। The lands were resurveyed every 30 years and the revenue rates increased. हर 30 साल में उनका जमीनों का सर्वे दोबारा कराया जाता था और रेट्स जो है वो इंक्रीज की जाती थी। Therefore, the revenue demand was no longer permanent. इसीलिए रेवेन्यू डिमांड जो है वो परमानेंट नहीं थी। समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत? No, ma'am. ओके, तो ये था इनका नया रेवेन्यू सिस्टम जिसको नाम दिया था रायतवाड़ी सेटलमेंट्स, और इसके अंदर कोई भी चीज परमानेंट नहीं थी, हर 30 साल में सर्वे होता था और इनकी रेट्स जो है वो इंक्रीज की जाती थी और इनकी मिट्टियों की जांच की जाती थी कि भाई इस मिट्टी से कितना फायदा हो सकता है, उस हिसाब से चीजें चेक की जाती थी और सेटल की जाती थी। Then we have 3.3 revenue demand and fees and debt. The first revenue settlement in the Bombay Deccan was made in the 1820s. पहला revenue settlement जो है Bombay Deccan में लगाया गया था 1820s में. The revenue that was demanded was so high that in many places peasants deserted their villages and migrated to new regions. अब पहला जो revenue था
वो डिमांड जो थी वो इतनी ज्यादा थी कि कई सारे जगहों पर तो पीजेंट जो है वो अपना घर छोड़ करके, अपना विलेज छोड़ करके चले गए दूसरे रीजन्स में. इन द एरियाज ऑफ पुअर सॉइल एंड फ्लक्चुएटिंग रेनफॉल द प्रॉब्लम वाज पर्टिकुलरली एक्यूट. अब कुछ एरियाज ऐसे थे जहाँ पे मिट्टी की क्वालिटी खराब थी और वहाँ बारिश भी जो है लगातार नहीं होती थी, तो वहाँ कंडीशंस बहुत ज्यादा खराब थी. When rains failed and harvests were poor, peasants found it impossible to pay the revenue. Obviously बात है, जब बारिश नहीं होगी तो वहां पे खेती नहीं होगी और peasant जो है वो रेवेन्यू नहीं पे कर पाएंगे. However, the collectors in charge of revenue collection were keen on demonstrating their efficiency and pleasing their superiors. लेकिन हालांकि जो कलेक्टर्स थे जिनको रेवेन्यू कलेक्ट करना था वो इस तरह की पोजीशन में थे कि वो अपनी पूरी क्षमता से काम करना चाहते थे और वो अपने सुपीरियर्स को बिल्कुल प्लीज करना चाहते थे, उनके अच्छे बने रहना चाहते थे. सो दे वेंट अबाउट एक्सट्रैक्टिंग पेमेंट विद अटमोस्ट सीवियरिटी. तो वो क्या करते थे, वो पेमेंट निकालने के लिए जो हो सकता था वो करते थे, खराब से खराब सीवियर चीज भी वो करने के लिए रेडी थे. When someone failed to pay, his crops were seized and a fine was imposed on the whole village. जब कोई पे नहीं कर पाता था तो उसकी क्रॉप्स जो है वो कब्जे में कर लेते थे और पूरे गांव पर उसके फाइन लगा देते थे. By the 1830s, the problem became more severe. अभी 1820s का वो चल रहा था जब इन्होंने नया सेटलमेंट लगाया था, अब 1830s आ गया है. The problems became more severe. Problems और ज्यादा हो गई खराब. Prices of agricultural products fell sharply after 1832 and did not recover for over a decade and a half. Agricultural products जो है उनकी prices जो हैं वो एकदम गिर गई 1832 के अंदर और वो करीब एक डेकेड से आधे डेढ़ डेकेड तक वो नहीं इम्प्रूव हुई. This meant a further decline in peasants' income. इसका मतलब था कि peasant की इनकम और कम हो जाएगी. At the same time, the countryside was devastated by a famine that struck in the year 1832-34. हमने इस चैप्टर की शुरुआत में ही पढ़ा था कि इस समय में काफी ज्यादा अकाल भी देखने को मिले हैं क्योंकि बारिश नहीं होती थी, सूखा पड़ जाता था. तो वही चीज यहाँ पे देखी गई है 1832 के बाद में से 34 के बीच में कि जो कंट्री साइड यानी विलेज एरिया जो था वहां पे काफी ज्यादा सूखा पड़ रहा था. 1/3 of the cattle of the Deccan were killed and half the human population died. अब ये जो सूखा पड़ा उससे करीब 1/3 जो इनके जानवर थे वो मारे गए और आधी पॉपुलेशन जो थी वो मारी गई. Those who survived had no agricultural stock to see them through the crisis. और जो जिंदा रहे, जो सरवाइव कर गए, उनके पास में बिल्कुल भी एग्रीकल्चरल स्टॉक नहीं था कि इस क्राइसिस को वो झेल पाए. अनपेड बैलेंसेस ऑफ रेवेन्यू माउंटेड. और जो अनपेड बैलेंसेस यानी जो ड्यू चल रहा था अमाउंट वो इकट्ठा होता गया, पाइल अप होता गया. इन दोनों पैराग्राफ्स में किसी को कोई दिक्कत आई है तो आप लोग अभी पूछ सकते हैं. No, ma'am. No problem. ओके. By the 1830s, ये वाला तो पैराग्राफ हो गया था. How did cultivators live through such years? तो इस तरह जो लोग सरवाइव कर गए थे वो कैसे इन सालों में जिए, कैसे उन्होंने सरवाइव किया. How did they pay the revenue, procure their consumption needs, purchase their clothes and cattle or get their children married? तो ये सारे सवाल उठते हैं कि रेवेन्यू कैसे पे किया, कैसे उन्होंने अपनी जो उनकी कंजम्पशन नीड्स थी, जो उनको कंज्यूम करना था, चीज जो जरूरतें थी वो कैसे पूरी करी, कैसे उन्होंने प्लो खरीदा, कैटल खरीदा, कैसे अपने बच्चों की शादी करी, ये सारी चीजें यहाँ पे उठती हैं. इनएविटेबली दे बोरोड. और उन्होंने क्या करा, ऑब्वियसली बात है कि वो उन्होंने चीजें उधार पे ली. रेवेन्यू कुड रेयरली बी पेड विदाउट अ लोन फ्रॉम अ मनी लेंडर. रेवेन्यू जो है वो बहुत ही कम ऐसा होता था कि वो मतलब बिना लोन लिए जो है मनी लेंडर वो पे करे कुछ, ठीक है. बट वंस अ लोन वॉज टेकन द राइट फाउंड इट डिफिकल्ट टू पे इट बैक. एक बार कोई किसान जो है राइट जो है वो लोन ले ले तो वो उसको दिख जाता था कि भाई ये पे करना बहुत मुश्किल है. एज डेट माउंटेड एंड लोन्स रिमेन अनपेड, पीजेंट डिपेंडेंस ऑन मनी लेंडर्स इंक्रीज. जैसे जैसे डेट माउंटेड यानी कि जो उधार था ये इकट्ठा होता जा रहा था, लोन्स जो है वो पे नहीं कर पा रहे थे, पीजेंट्स जो है वो पूरी तरह से डिपेंड हो गए थे मनी लेंडर्स पर. They now needed loans even to buy their everyday needs and meet their production expenditure. अब उनको इतनी जरूरत पड़ गई थी कि उनको रोजमर्रा की चीजों के लिए भी ये इनसे लोन लेने पड़ते थे. By the 1840s, officials were finding evidence of alarming levels of peasant indebtedness and everywhere.
1840s तक आते आते ऑफिशियल्स को लगने लगा, उनको दिखने लगा कि ये जो पीजेंट्स हैं ये बहुत ज्यादा कर्जे में डूबते जा रहे हैं, एक अलार्मिंग लेवल पे डूबते जा रहे हैं, यानी कि ये कुछ प्रोडक्टिव कर ही नहीं पा रहे हैं और ये कर्जे में डूबते जा रहे हैं। इस पैराग्राफ के अंदर किसी को कोई दिक्कत? No, ma'am. ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक आपको ग्राफ दे रखा है, कॉटन बूम का दे रखा है। इसमें लाइन जो है वो इंडिकेट करिए कैसे राइज और फॉल हुआ है कॉटन प्राइसेस का 1860 से 1868 के अंदर। ये भी हम इस पॉइंट में पढ़ेंगे, पर उससे पहले कंप्लीट करते हैं। बाय द मिड 1840s there were signs of an economic recovery of sorts. Many British officials had begun to realize that the settlements of 1820s had been harsh. 1840s तक उनको दिखने लगा कि इकोनॉमिक रिकवरी होना बहुत मुश्किल है, बहुत कम चांसेस हैं। कई सारे ब्रिटिश ऑफिशियल्स को लगने लगा कि शायद हमने सेटलमेंट जो 1820s के अंदर लगाए थे वो बहुत ज्यादा हार्श थे, यानी कि वो इनके सही नहीं थे। The revenue demanded was exorbitant and the system rigid and the peasant economy on the verge of collapse. अब उनको लगने लगा कि रेवेन्यू जो डिमांड किया जा रहा था वो बहुत ज्यादा सीवियर उसमें चला गया था, यानी कि बहुत ज्यादा मांगने लगे थे ये लोग, यानी कि ये कर नहीं पा रहे थे। और जो इनका सिस्टम था वो काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट था, रिजिड था, और इनका जो पीजेंट इकोनॉमी थी वो अब खत्म होने पे थी, ऑन द वर्ज ऑफ द कोलैप्स, यानी एकदम एज पे आ गई थी। So the revenue demand was moderated to encourage peasants to expand cultivation. तो इसीलिए revenue demand जो है उसको थोड़ा कम किया गया और peasants जो थे उनको encourage किया गया कि आप अपना खेती बाड़ी cultivation जो है उसको expand करो. After 1845, agriculture prices recovered steadily. Cultivators now extending their acreage, moving into new areas and transforming pasture land into cultivators field. 1845 के बाद में जब इन्होंने चीजें थोड़ी सी ठीक करी हैं, तब इन्होंने कल्टीवेटर्स को जब बोला है कि आप मोटिवेट करने के लिए कि भाई आप अपनी चीजों को बढ़ाइए, आपकी ये रेवेन्यू जो डिमांड है वो थोड़ी हम कम कर देते हैं, तो बोला गया इनको कि आप अपनी कल्टीवेटर्स को बोला गया कि आप अपनी एक्रिएज यानी कि एरियाज जो हैं, एकर्स जो हैं, एरियाज एज इन एकर्स, वो बढ़ाओ, नए एरियाज पे जाओ, नए पैशर लैंड जो उनको कल्टीवेटर लैंड की तरह ट्रांसफॉर्म करो, ये उनको बोला गया। बट टू एक्सपेंड कल्टीवेशन पीसंट नीडेड मोर प्लोज एंड कैटल। अब उनको अपने कल्टीवेशन बढ़ाने के लिए ज्यादा प्लोज और कैटल की जरूरत थी। दे नीडेड मनी टू बाय सीड्स एंड लैंड, और उनको बीज और जमीन खरीदने के लिए भी पैसे की जरूरत थी। फॉर ऑल दिस दे हैड टू टर्न वंस अगेन टू मनी लेंडर्स फॉर लोन। इसी चीज के लिए उनको वापस से मनी लेंडर जो हैं उनके वापस उनसे लोन की जरूरत पड़ने लगी। तो ये थी 1820 से 1845 तक की कहानी। इसमें अगर किसी को कोई दिक्कत आई है तो आप लोग भी पूछ सकते हैं। No, ma'am. ओके, कल हम पढ़ेंगे 3.4 देन केम द कॉटन बूम। कॉटन बूम एज इनकी नाम से आपको हेडिंग से पता पड़ रहा है कि किस तरीके से यहाँ पे कॉटन प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होगा। सप्लाई जो है ब्रिटेन से बाहर की तरफ भी होने लगेगी। ब्रिटिश कॉटन जो है मैन्युफैक्चरर्स वो आएंगे कि वो अब अमेरिकन सप्लाईज पे ही डिपेंडेंट थे, अब उनको कहीं और से सोर्स लेना पड़ेगा। इसके लिए वो इंडिया के अंदर ये चीज जो है बहुत अच्छे लेवल पे प्रोडक्शन करवाएंगे और यहाँ की फेवरेबल कंडीशंस के कारण वो होगा भी। तो ये सारी चीजें आपको आने वाले टॉपिक के अंदर देखने को मिलेगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज हम इतना ही करेंगे। प्लीज कंजर अप योर प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू दिस चैप्टर, एनी टॉपिक ऑफ दिस chapter. We'll sort out all of your problems in our tomorrow's session. And have a nice day ahead, students. God bless you all. Thank you, ma'am.